हाय गाइस, वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो टुडे वी विल सॉल्व द जिप मैट 2023 पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, 4 boys and 8 girls complete 1/3 of the work in 5 days. After that, 3 boys and 3 girls increased and they completed another 1/3 of the work in 3 days. If the remaining work is to be completed in 2 days, the number of girls that should be increases is 32. ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड में बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू डू इज 1:2 रेस्पेक्टिवली. बी इज 166.2/3% more efficient than C. Then time taken by A to complete 6% of a work is 6 days. Then time taken by B and C together to complete the whole work in 54 6/11 days. तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले तो एग्जाम में आए तो इसको बाद में करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बाद में सॉल्व करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करता हूँ मैं इसको। वेट वेट आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला 4 boys and 8 girls कंप्लीट द वर्क इन 5 days। यानी आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा M1 इंटू में D1 इक्वल टू W1 के होता है, आपने पढ़ा होगा, या M2 इंटू D2 इक्वल टू W2 के होता है। कोई भी सेकंड वर्क है तो आपने ये अक्सर पढ़ा होगा कि M1 D1 और इक्वल टू M2 D2, ये दोनों बराबर हो जाते हैं अपॉन में W1 W2। ये W1 W2 इक्वल टू है यानी इक्वल है इफ वर्क सेम है, सर्टेन वर्क है कोई भी वो सेम काम कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि M1 D1 इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 के। यस सर। तो अभी आप सेम चीज देखेंगे 4 boys 8 girls कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 4 boys + 8 girls, 4 boys + 8 girls इंटू में 5, ये 1/3 ऑफ द वर्क होगा। यही 1/3 काम आप देख रहे होंगे। आफ्टर दैट 3 boys and 3 girls इंक्रीज, दोनों को इंक्रीज कर दिया जाता है तो ये जो वर्क है अब 3 days में हो जाता है। तो अब 3 boys 3 girls बढ़ा दिए तो 3 boys 3 girls इंक्रीज होंगे तो 3 boys इंक्रीज होंगे तो 7 boys हो जाएंगे और 11 girls हो जाएंगे। अब ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? 3 days में। एक्चुअल में ये भी 1/3 वर्क है, ये भी 1/3 वर्क है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब ये दोनों सेम होंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 बी और 5 8 जा 40 ऑफ जी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 7 3 जा 21 ऑफ बी प्लस 33 ऑफ जी के आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी को इधर ले जाओ, इधर ले आओ और जी को इधर ले जाओ तो हमारे पास में आ जाएगा 7G इक्वल टू कितने के आ जाएगा? देन बी के। यस, यहाँ से रेशो आ जाएगा B/G इज 7:1। फिर अगेन अगेन क्या बोल रहा है हमसे? यहाँ से आप देखेंगे इफ रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, यानी 1/3 वर्क हो गया तो 1/3 ही काम रह गया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जो 1/3 वर्क है इज टू बी कंप्लीटेड इन 2 days, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट शुड बी इंक्रीज्ड बाय 30 इज 32। जो गर्ल्स हैं वो इंक्रीज कर दी गई 32 तक, तो 32 और इंक्रीज कर देंगे गर्ल्स तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? तो 11 गर्ल्स थी प्लस 32 और इंक्रीज कर दी तो अब काम सिर्फ 2 days में ही हो जाएगा। तो अभी गर्ल्स टोटल कितनी हो जाएंगी? तो आपका जवाब है 43 ऑफ जी। तो हम कह सकते हैं कि यही सेम काम 4 boy + 8 girls जिसको 5 days में कर रहे थे, वही सेम काम यानी कि 7 boys + 43 girls कितने दिन में कर देती हैं? 2 days में सिर्फ। अभी आप देखेंगे तो ये भी 1/3 वर्क है, ये भी 1/3 वर्क है, यानी ये भी टोटल का 1/3 है और ये भी टोटल वर्क का कितना है? देन 1/3। तो अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20 ऑफ बी प्लस 5 8 जा 40 ऑफ जी इक्वल टू 7 2 जा कितने का आ जाएगा? 14 ऑफ बी प्लस ये आ जाएगा 86 ऑफ जी के। अभी आप सॉल्व करो, ये इधर आएगा तो ये 6 ऑफ बी आ जाएगा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास में? आई थिंक 46। अभी आप सॉल्व करेंगे तो B/G जो आ जाएगा वो आ जाएगा 23:3 के। अभी यहाँ पर देखेंगे तो B/G कितना आया था? 7:1। क्या ऐसा पॉसिबल है? सेम ग्रुप जब वर्क कर रहा हो तो रेशो तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो रेशो सेम होना चाहिए तो पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? फॉल्स। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास में आ गया फॉल्स, यानी पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? द रेशो, समझ में आ गया ना, यानी कि ये रेशो तो सेम ही नहीं है। जब वर्क सेम कर रहे हैं तो इन दोनों का रेशो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर मैं ये सेकंड के इक्वल मान लूँ तो भी आंसर सेम आएगा? तब भी आंसर सेम आएगा।
सेकेंड स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टू डू अ वर्क इन 1:2, यानी कि ए और सी का जो टाइम का जो रेशो वो 1:2 है। टाइम का रेशो 1:2 है, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं एक स्लाइड, अभी आप देखेंगे। वेट, टाइम का जो रेशो है वो 1:2 है, तो यानी कि ये टाइम का रेशो है, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब है सर 2:1, ये एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी आप देखेंगे ये कब होता है एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब मैं कह दूं वर्क इज कांस्टेंट। वर्क जब कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, हम इस बात को ऐसे बोल सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू सी इज 1:2, तो एफिशिएंसी इज 2:1 होगा। B is 166 2/3% मोर देन एफिशिएंट देन C। B की जो एफिशिएंसी है वो 166 2/3% जो है वो ज़्यादा है, मोर है। 166 मैं इसे ब्रेक कर लूँ 100% प्लस 66 2/3%। 100% कितने के बराबर होता है? 1 के, और 66 2/3% 2/3, यानी कि 5/3 के बराबर होता है। यानी कि 66 2/3% इक्वल टू 5/3, यानी कि 5/3 है, तो एफिशिएंसी जो B/C जो आएगा वो 8:3 आएगा। यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 5 मोर है, ध्यान रखना मोर है, 3 से 5 मोर है, तो 8 रेशो कितना आएगा? 3। यह एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर 1 है, ये दोनों एफिशिएंसी सेम कर लेंगे हम। एफिशिएंसी को सेम करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से B/C बन के हमारे पास तैयार हो गया। A 6 आ जाएगा, B हमारे पास में 8 आ जाएगा, और C हमारे पास में 3 आ जाएगा। ये हमारे पास रेशो आ गया ABC का। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से आगे कि टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट 6% ऑफ द वर्क इन 6 डेज, यानी ए जो है 6% काम 6 डेज में करता है, तो यानी कि 6 टोटल वर्क का जो 6% काम है वो 6 डेज में करता है, तो 6 × 6 एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू किसके होता है? तो आपको पता होगा एफिशिएंसी इंटू में टाइम इसके इक्वल होता है टोटल वर्क के। देखो इस क्वेश्चन को लास्ट में ही करना, आपको ये क्वेश्चन बहुत लेंदी दिखाई दे रहा है, इसको लास्ट में ही सॉल्व करते हैं। सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब ऐसा भी नहीं होता सारे लेंदी होते हैं, ये तो करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जब प्रैक्टिस कर रखी है कौन सा क्वेश्चन स्किप करना, कौन सा क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट थे जिसको आपको पूरा डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो टोटल वर्क का 6/100 हटाएंगे तो 100 इक्वल टू 6 × 6, ये कट जाएगा, टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा 600। टोटल वर्क हमें पता चल गया 600 है। अब हमसे पूछा क्या, ये और देख लेते, वर्क इन 6 डेज, देन टाइम टेकन बाय B एंड C टू कंप्लीट द होल वर्क इन 54 6/11, यानी कि टोटल काम 54 6/11 डेज में करेंगे B और C। B और C की एफिशिएंसी कितनी है? 11, तो यानी कि टाइम ऑफ B + C कितना होगा? तो टाइम ऑफ B + C, यानी कि दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो 600 यूनिट वर्क करना है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11। 8 इसकी एफिशिएंसी है, 3 इसकी एफिशिएंसी है, मिलाकर टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तो टोटल एफिशिएंसी 11। आप इसे सॉल्व करेंगे 600/11, 11 5 जा 55, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 6 बचा, 6 बाय कितना आ जाएगा? 11 डे। क्या ये सही है? यस, ये ट्रू है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो फॉल्स है, सेकेंड इज ट्रू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर है पॉइंट? यानी कि ऑप्शन डी। एक बार दोबारा देखो फिर इसको आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7y + 1/y -2y² + 1/y² इक्वल टू 9। हमें बताना है यार इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, ऐसी कितनी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है ना। अभी आप पॉइंट की बात देखो, इसकी कितनी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। अब ऐसे यार y की वैल्यू सोचें, यार 0 रख के देखें, 0 पे इंटीग्रल वैल्यू है। अब पॉजिटिव तो बोला नहीं, सिर्फ इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल तो 1 2 3 4 5 ये इंटीग्रल वैल्यू होती हैं जो इंटीजर होती हैं, जो डेसिमल में नहीं होती हैं, जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो, वो सब इंटीजर वैल्यू है। तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, मतलब इंटीजर नेचुरल 1 2 3 4 5, या वो नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 -3 है, पॉजिटिव वर्ड यहाँ कहीं लिखा नहीं है, इंटीग्रल होना चाहिए। अब इंटीग्रल तो 1 -1 2 3 4 5 क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, आप एग्जाम में बैठे हैं तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, ज़्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन में 0 1 2 3 दे रखा है और वैल्यू बहुत छोटी होंगी, क्योंकि इक्वल टू 9 जा रहा है। 7 समथिंग में से क्या माइनस करें, क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होगा,
जैसे कि y प्लस, आप एग्जाम में बैठे, मैं हिडन ट्रायल बता रहा हूँ, हिडन ट्रायल कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपने जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, 1/0 तो वैसे भी नहीं आएगा वाई की वैल्यू आपने 1 डाला, 1 और 1 मिला के 2 आया, ये 2 आ गया। तो y की वैल्यू आपने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिला के 2 आ जाएगा। 7 2 जा 14 माइनस 4 यानी कि 10, ये तो नहीं होगा। y की वैल्यू 2, 2 डाल के देखेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू में 2 प्लस 1/2, तो ये 5/2 आएगा। अब माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4, 4 4 जा 16, 17/2। अभी आप सॉल्व करके देखो, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 जा 35/2 माइनस 17/2। आपने सॉल्व करा 18/2, 9, यस ये इंटीग्रल वैल्यू। आप 3 रख के देखो, 3 आ जाएगा। सर आप नेगेटिव क्यों नहीं रख रहे? देखो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल भी नहीं है। देखो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, अभी मैं आपका बेसिक तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। आप एग्जाम में बैठे हैं तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फेवर में है, जैसे कि कैसे यहाँ पर 9 था, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आनी है। एक बात कन्फर्म है कि 7 इंटू में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो ये तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव है पूरा, और ये भी आपने नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, तो यानी कि वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और वाई की वैल्यू इंटीग्रल है और पॉजिटिव है, तो 0 रख नहीं सकते, 1/0, अब सॉल्व ही नहीं होगा। अब 1 रख के नहीं आ रहा, 2 पर आंसर आ गया, 3 नहीं होगा, क्यों? अब 3 से आगे आप देखो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 7 आप सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 1/3, तो ये 7 3 जा 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो 7 3 जा 21 बनेगा, 21 बनेगा, 21 पॉइंट समथिंग बनेगा। माइनस जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो 18। अब ये जो वैल्यू है ये बहुत इंक्रीज होगी, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन? सिर्फ 2। काम खत्म, सिर्फ 1 वैल्यू पॉसिबल है, y इक्वल टू 2 पर। अब आप देखें ये नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव में एक वैल्यू, ये तो मतलब हिडन ट्रायल से आप इस्तेमाल कर सकते थे। अभी हम बेसिक इस्तेमाल करते हैं भाई। बेसिक क्या तरीका है इधर देखेंगे, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है, तो इसे इक्वल टू के मान लो, हमने एक वेरिएबल के बराबर मान ली जिससे हमारे लिए आसान हो जाए। बोथ साइड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, यही तो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी, करेक्ट। अभी आप देखेंगे वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के सर बिल्कुल ठीक है। y प्लस 1/y इक्वल टू कितने के सर बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप मुझे बताओ 7 इंटू में y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी है, तो ये 7 के आ जाएगा, माइनस 2 ऑफ के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 9 के। यस सर, आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 के माइनस 2 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 के आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 9 के। आप इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा हमारे पास में, और 2 के स्क्वायर नेगेटिव ले लेंगे इधर, इधर जाएगा तो प्लस का 5 बचेगा, -7 के। आप इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। अभी आप समझ में आ गया होगा कि 2 के स्क्वायर -7 के प्लस 5 इक्वल टू 0 है इसका मतलब। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अभी आप देखेंगे 2 के स्क्वायर -7 के प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी आप देखो बहुत बहुत सिंपल तरीके से 10 के ऐसे फैक्टर करो जो 7 आ जाए, प्लस माइनस करने में, तो 5 2 जा 10, 5 और 2 7, तो ऑब्वियस सी बात है। और 2 के स्क्वायर -2 के -5 के प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 के कॉमन ले लेंगे तो के -1 आ जाएगा, -5 कॉमन ले लेंगे तो के -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, के -1 और 2 के -5 इक्वल टू आ जाएगा 0 के, तो के इक्वल टू आ जाएगा 1 के, और एक वैल्यू आ जाएगी 5/2 के। हमारे पास दो वैल्यू आ गई के की दो वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि y प्लस 1/y इक्वल टू 1 के है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, तो y की कोई वैल्यू हो सकती है जो 1 बना दे इसे, इंट्रीगल वैल्यू तो नहीं होगी कोई भी, इंट्रीगल वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? बी स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई के, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के। आप देखेंगे तो ये इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन y प्लस 1/y क्या इक्वल टू 5/2 होगा?
हाँ, एक तरीका तो क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक तरीका है आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए, 1 रखने पे नहीं आएगा, 2 रखने पे देखो नीचे 2 आ रहा है तो डिवाइड में 2 ही होगा, तो या तो 2 हो सकता है या 1/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ पर इमेजिनरी आएंगे। हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, सिर्फ y = 2 पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू y = 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ 7y + 1/y - 2y² + 1/y² = 9 को ये सेटिस्फाई करेगा इंटीग्रल वैल्यू 2 पर। ठीक है, एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Statement first, the difference and the sum and the sum and the product of a two number are in the ratio of 1:5:12. The product of two number is 18. क्या product of two number 18 होगा, ये हमें बताना है। The last digit in the decimal represent of 2 की पावर 91 is 6। क्या 2 की पावर 91 जो है क्या 6 को रिप्रेजेंट करेगा? डेसिमल रिप्रेजेंट लास्ट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट बताना है। क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन फर्स्ट हमें बताया यार, इन दोनों का जो डिफरेंस है a - b वो 1, इन दोनों का सम, कोई दो नंबर है a + b उनका सम 5, और कोई दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो है 12। मैंने मान लिया ये k है, ये 5k आ गया, और ये मान लो 12k आ गया। तो बहुत प्यार से कह सकते हैं कि a - b = k के, a + b = 5k के, इन दोनों को सॉल्व करा तो 2a = आ जाएगा 6k के, a = आ जाएगा 3k के, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो b = आ जाएगा 2k के। तो आप देख लेंगे दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3 और 2 5k, दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा k के। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है a × b = 12k के, a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 2k = आ जाएगा 12k के, k से k कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 से 2 टाइम कट जाएगा, k = 2k आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो 12k के बराबर है, तो 12 × 2 कितना आएगा 24। क्या 24 है? नहीं, ये तो भाई स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अब पढ़ते हैं लास्ट। 2 की पावर 91 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बताया 0 1 0 1 5 6, इन पर ऑलवेज क्या रहती है, यूनिट डिजिट सेम रहती है। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर 0 1 5 6, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन 4 और 9 का केस मैंने बताया इवन और ऑड होता है क्लास में। और मैंने ये भी बताया कि जब 2 3 7 और 8 की बात आए तो साइक्लिसिटी से काउंट करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, 91 डिवाइडेड बाय 4, याद है स्टेप फर्स्ट याद है, मैंने 2 स्टेप में क्वेश्चन करने के लिए बोला था। स्टेप फर्स्ट यानी कि पावर डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 3, और जो रिमाइंडर 3 आया बस कुछ नहीं करना, 2 की पावर 3 रख दो, यहाँ 3 होता तो 3 की पावर 3 आ जाता, यहाँ मतलब 8 होता तो ये, या 7 होता तो ये। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना बनेगा 8, तो लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर जो होगा वो 8 होगा, तो नंबर 8 होगा, 6 तो नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी फॉल्स है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। तो हर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बड़ा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जबकि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बहुत लेंथी था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो। ठीक है, इन अ वोमेन चेस कंपटीशन होता है कुछ 300 उसमें एंट्रेंस है। अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन अवर सी लॉसेस अ मैच, इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन अ ड्रॉ, यानी कोई भी मैच ड्रॉ नहीं होता, या तो विन होगा या फिर लूज होगा। तो यानी कि या तो हार या जीत, यानी कि बीच में ड्रॉ वाला कोई सिस्टम नहीं है। 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो या तो उनमें से एक हार रहा होगा एक जीत रहा होगा, ड्रॉ नहीं होगा। द नंबर ऑफ मैचेस दैट आर प्लेड इन द एंटायर चैंपियनशिप, यानी कितने मैच खेले गए। तो देखो हम मान लेते हैं प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5, ऐसे करके हमारे पास 300 कितने मैच खेले गए। पहले इन दोनों का मैच कराया गया, मान लो P1 जीत गया, एक मैच हुआ, फिर P1 का एक मैच हो गया, ध्यान रखना, ये हार गया तो ये बाहर हो गया, लूज होते ही ये बाहर हो जाएगा। फिर P3 के साथ एक मैच कराया गया, मान लो P3 लूज हो गया, हार गया P3, एक मैच हो गया है। फिर ये सेकंड मैच है, तो ये फर्स्ट मैच था, फिर ये सेकंड मैच हुआ, ये हार गया तो ये भी बाहर गया। फिर P3 के साथ P4 के साथ एक मैच कराया गया, ये भी हार गया, मान लो ये फिर जीत गया, तो ये थर्ड मैच हो गया।
कितने मैच कराए गए, सब हारते गए तो एक एक मैच कराए जाएंगे। तो ये फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच, एक कम तक जा रहा है, तो यहाँ कौन सा मैच होगा, 299। ऑप्शन सी, खत्म। इजी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स इन पी वीक, पी डेज, पी आवर्स, पी मिनट एंड पी सेकेंड इज कितना होगा। देखो यार, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। आप पहले वीक को कन्वर्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पी इंटू पी करके, और 60 60 70 ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन, ठीक है। पहले आपको पी वीक कन्वर्ट करने पड़ेंगे। पी वीक यानी 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 1 वीक इक्वल टू आता है हमारे पास में 7 डेज के। तो मैं आपसे बात करूं, पी वीक में कितने डेज होंगे, तो मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 1 वीक पी वीक में कितने होंगे, तो 7 पी डेज होंगे। कन्वर्ट इनटू अ डेज, कन्वर्ट इनटू अ फिर आवर्स, कन्वर्ट इनटू अ मिनट, कन्वर्ट इनटू अ सेकंड, इस तरीके से। तो पी वीक को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। पी वीक कन्वर्ट्स इनटू अ सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा तो पहले पी इंटू में 7, ये डेज में कन्वर्ट हो गया, पी इंटू 7। डेज इंटू में 24 आवर्स होते हैं, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। इंटू में 60 मिनट होती है, मिनट में कन्वर्ट हो गया। इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। इक्वल टू ये टोटल सेकेंड्स आ गए। अब टोटल कितने सेकेंड्स होंगे, 60 इंटू 60 यानी कि 3600। और मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इसको कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 64800। मैंने कैलकुलेटर से कर दिया पी। यस, अभी आपका लेना, आप इसको सॉल्व। पी डेज, डेज को कन्वर्ट करो, वही पी इंटू में। अब आप बता सकते हैं कि पी डेज में कन्वर्ट करना है। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में कितना आवर्स होते हैं, 24। इंटू में 60, इंटू में 60। अभी आपने कैलकुलेट 60 इंटू 60 इंटू 24 करा है, तो आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। पी इंटू 24 इंटू ये आया था 86400। बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा, सेकेंड्स। अब हमें जाना है पी आवर्स में। तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट कन्वर्ट इंटू आवर्स सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी इंटू 60 मिनट आ गया, इंटू में 60 ये सेकेंड्स आ गया। तो ये तो सबको ही पता है, 3600 पी सेकेंड्स आ जाएगा। अब देखेंगे पी मिनट को कन्वर्ट करो, तो ये तो 60 ऑफ पी के आ जाएगा, काम खत्म। 60 पी इंटू 60, मैं यहाँ पर इसको भी तमीज से लिख लेते हैं, पी इंटू 60 इक्वल टू आ जाएगा 60 पी के। और पी सेकेंड्स, सेकेंड्स को सेकेंड्स में ही रहने देना है, तो पी सेकेंड्स आ जाएगा। कितने पी आ जाएंगे हमारे पास टोटल, 0 0 0 0 और ये 1 मिला के लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 पी। लास्ट में 1 आएगा तो देखो ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गए, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, बचा 1। ऑब्वियस सी बात है, ये 60 यहाँ पर आप देखेंगे, ये 6,04,800 वैल्यू है। तो वैल्यू 6, ये जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कहीं ना कहीं इससे तो बहुत बड़ी आएगी, तो ये तो नहीं होगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन से ट्रिगर कर सकते हैं, या वैसे भी आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट डिजिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Sumit has rupees 90,000 with him. He purchased 3 items A, B, and C for rupees 15,000, rupees 13,000, and rupees 35,000 respectively, and puts the remaining money in a bank deposit to the pay compound interest 15% per annum पर compound interest पे देता है. After 2 years, he sell off the 3 items at 80% of their original price, and also withdraw his entire money from the bank by closing the account. What is the total change in his assets? टोटल चेंज कितना है वो हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं भाई। देखो टोटल कितना है हमारे पास में, 90,000। उसमें से 3 आइटम परचेज करें उसने, ए, बी और सी। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15,000 प्लस 13,000, 13,000 प्लस 35,000। 35 प्लस 15 50, 50 प्लस 60 63,000 आ जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास में, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास में, रिमेनिंग रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास में 90,000 माइनस 63,000। तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 27,000। ये पैसा दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। ये कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, ही सेल ऑफ द 3 आइटम्स एट 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस।
ये ओरिजिनल प्राइस के 80% पर सेल करता है, तो इसका मतलब लॉस कितने का हो रहा है? तो लॉस हो रहा है उसे 100% की चीज़ को 80% में बेच रहा है, तो लॉस इज 20%। यानी कि वो अपने प्राइस के 80% में बेच रहा है, तो मतलब 20% लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो जाएगा? इसका 20% लॉस हो गया टोटल पर, मतलब 20% लॉस इस पर, इस पर, इस पर, तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में। 63,000 का 20% लॉस, परसेंट से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 जीरो, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12 और 1 13, 13,600 का क्या हो जाएगा? उसे लॉस हो जाएगा। यस, तो 3 आइटम्स से 63,000 के, उस पर क्या हो रहा है? 63,000 के 3 आइटम्स हैं, उस पर 20% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 20% का लॉस तो कहीं नहीं दिया, आप कहाँ से लिख रहे हो? तो 80% प्राइस पर बेचता है, मतलब ये जो पेन है ये 100 का था, तो वो 80 में अब सेल हो रहा है 80% ऑफ द प्राइस पर। ये पेन 200 का था, तो इसका मतलब 200 का 80% कितना होता है? 160, 160 में बेच रहा है, मतलब लॉस कितने का हो रहा है? 200 और 160 के बीच का 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ का मतलब 20% लॉस 200 का। तो ये 20% लॉस है, यानी 13,600 का। यहाँ पर उसे इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 2 साल में? इंटरेस्ट आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो रेशो का मेथड होता है, 2a+b वाला मेथड होता है, एक आप सिंपल सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं 2a+b वाला मेथड से कर सकते हैं, या फिर आप अमाउंट निकाल के कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल के कर सकते हैं। 27,000, फर्स्ट ईयर में 15% का इंटरेस्ट लगा। 15% का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 0%, से दो जीरो कट जाएंगे, 0। 15 7 जा 105, 10 बचा, 15 2 जा 30 और 140, ये इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का। पैसा कितना हो जाएगा? 0 5 0 1 31,000, ये इंटरेस्ट मिला। फिर इस पर 15% इंटरेस्ट मिला। अब इसका 15% फिर निकालो। 15 5 जा होता है 75, तो 0.5 आ जाएगा इधर, 7 आ जाएगा इधर, एक पॉइंट कट गया, एक पॉइंट डेसिमल, परसेंट से दो जीरो कटती हैं, डिवाइडेड बाई 100 आता है, तो एक जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट में शिफ्ट हो जाएगा। 15 5 जा 75 तक हो गया, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 46, यानी कि ये इसे इंटरेस्ट मिला। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट कितने का आ जाएगा? 4050 प्लस 4657, 4657.5, कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? तो अभी सिंपल कह सकते हैं 4,000 4,000 8,000, 8,000 और कितना आ जाएगा हमारे पास में? आई थिंक 8,000 कुछ समथिंग आएगा ना, 8,000 और 100 इधर से आ जाएगा, 6 और 1 आ जाएगा 7, 8,707.5, इतना मिला। अप्रोक्स 8,700 मान लेते हैं, अप्रोक्स 8,700, 8,700 का उसे इंटरेस्ट मिला, जबकि उसे लॉस कितने का हो रहा है? 36,600 का था। ओवरऑल लॉस कितना होगा? ओवरऑल लॉस आ जाएगा उसका 13,600 का लॉस हुआ, जिसमें से 8,700 का उसे इंटरेस्ट मिल गया। सर आपने 8,707 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, तो हम कर सकते हैं। इसको इसमें से माइनस करा तो 20 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में आई थिंक कितना बचेगा हमारे पास में? 39। यस, 3,900 का ओवरऑल लॉस हुआ। 3,900 का लॉस हुआ कितने पर? 90,000 पर। परसेंट बनाने के लिए इंटू में 100, 20 ओवरऑल लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? 9 3 जा 9 4 जा 36, बचा 3, 30 हो गया, 9 3 जा 27, 4.3% के अप्रॉक्स आएगा, यानी ऑप्शन। और इट क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब आपको ओवरऑल लॉस निकालना है और बस वो परसेंट में काउंट करना है। पहले आर्टिकल का लॉस निकाल लो, उसे इंटरेस्ट मिला है तो जितने का उसे प्रॉफिट हुआ है, इंटरेस्ट इज अ प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस इतना, बस इसका परसेंट काउंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिवाइजर अदर देन 1 एंड 7200, यानी 1 और 72 को छोड़ के, अदर देन बोल रहा है, यानी कि इसको हटा के, इनको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है? एक्सक्लूड, ये काउंट नहीं करना। तो 7200 के क्या होंगे? अच्छा, ये आपको पता होगा, कोई भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने होते हैं, तो ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, ए बी सी आर द प्राइम नंबर, ए बी एंड सी आर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे
तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वो कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं p+1, q+1, r+1। हमने इसे सॉल्व करा तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास में आ जाएगा, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7200 कन्वर्ट इनटू अ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो तो ये कितना बनेगा? 2 की पावर, अच्छा इजी तरीका क्या है सर प्राइम फैक्टराइजेशन करने का? देखो इधर 72 इंटू 100 ब्रेक कर लो, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, 9 8 जा होता है 72, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 25 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, 2 की पावर कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू में 5 स्क्वायर, हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास बनेंगे, पावर में 1 ऐड करेंगे, 5+1, 2+1, 2+1, आपने ऐड करा तो ये आ जाएगा 516 इंटू में, ये आ जाएगा 3 इंटू में 3, 9 6 54 टोटल फैक्टर होंगे। इसमें से 1 और 72 को हटा देना है। कौन कौन सा? 1 और 72, 2 फैक्टर एक्सक्लूड कर देने, क्या कर देने? एक्सक्लूड। 2 फैक्टर एक्सक्लूड कर देंगे तो अदर फैक्टर कितने बचेंगे हमारे पास में? 52 रिमेनिंग फैक्टर। आंसर कौन सा हो जाएगा? और एक क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन दे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, यूजिंग द सर्कमफ्रेंस बताना है सेंटीमीटर में ऑफ अ सर्कल। कितना इजी क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2πr, एंड रेडियस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 37 के बराबर है। इसका मतलब 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और -1, आर हमने बाहर ले लिया, इक्वल टू आ जाएगा 37 के। मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा आर इंटू में आप इसे सॉल्व करेंगे 44 -7/7 इक्वल टू 37 के। 37 से 37 कट जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 7। हमें सरकमफेरेंस बतानी है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, यानी कि 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? 7, यानी कितने क्या आ जाएगा? 44। इजी क्वेश्चन है बहुत, आप इसे ट्राई कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी be two events such that uh, such that p probability of a जो है वो 0.25, probability of b 0.50 एंड probability of a intersection b वो कितना है? 0.14। द probability that neither a nor b occurs कितना होगा? तो neither a nor b, यानी हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि neither a और nor b बताना है क्या होगा। तो उसके लिए आपने डायरेक्ट, मैंने क्लास में बता रखा है आपको कि फाइंड हमें क्या करना है? नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ना ए चाहिए ना बी चाहिए, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन हो। और ये क्या होता है? ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अक्सर जो होता है। तो सर इसको ना पता हो, हमें तो डायरेक्ट यही पता था कि नाइदर ए नॉर बी होता है, तो एक ही बात है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ना तो ए वाले ना बी वाले, जो ना ए अकर्स नॉर बी अकर्स। तो ये कौन होते हैं? तो जो दोनों में होते हैं उसको बस माइनस कर देते हैं 1 में से। ये कहीं ना कहीं ए या बी वाले होते हैं, या तो ये ए में आए होते हैं, ये वो लोग हैं पी ए यूनियन बी। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो या तो ए में आए, कुछ इस तरीके से आप समझेंगे, ये ए और ये बी, यानी कि इसका मतलब है या तो कहीं ना कहीं यहाँ यूज हुए, या यहाँ यूज हुए, या यहाँ यूज हुए। इसका मतलब ए बी सी कहीं ना कहीं आया है। ए का मतलब ओनली ए में यूज हुआ है, बी मतलब दोनों में यूज हुआ है, सी मतलब जो कहीं ना कहीं ओनली बी में आया है। तो ये कहीं ना कहीं आए, जो इनके अलावा रह गए वो सब क्या होंगे?
वो सब नाइदर ए नॉर बी, ना तो कहीं भी वो ए में आए होंगे ना वो कहीं बी में आए होंगे। वो लोग हैं जो ना कभी ए में यूज हुए ना कभी बी में यूज हुए। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ में आ गया? ए और बी कहीं भी यूज ना हो उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी। ये नहीं बात पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं जो ए और बी में कहीं भी आते हैं, ठीक है ना, उनको हटा दो कॉम्प्लीमेंट। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस समथिंग करके ही होता है तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। यस, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पी ए यूनियन बी क्या होता है? तो ये होता है पी ए का फॉर्मूला प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पढ़ा ही होगा आपने सेट थ्योरी में। पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी कितना है 0.14। आपने सॉल्व करा 0.25 में से 0.14 हटा दो तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 11। 0.11 इसमें ऐड कर दो तो 0.11 इसमें ऐड कर देंगे तो 0.61 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा इसका? तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ना तो ए है ना बी है, 1 माइनस 0.61 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.39। यस, यानी ऑप्शन, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, आई थिंक ऑप्शन अब 19, 9, 29 कुछ यही दे रहा है, ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के कंटेक्स्ट में बताना है कौन सा पार्ट सही है। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेज एट अ 2 पॉइंट। कोई भी टेंजेंट जो है क्या वो दो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर सकता है? नहीं। सर, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? तो टेंजेंट की डेफिनेशन होती है एक लाइन जो सर्कल को टच करते हुए चली जाए। तो सर ये टच करते हुए चली गई, मान लेते हैं इस तरीके से, हाँ सर, तो इसने टच करा यहाँ पर, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी, कभी 2 पॉइंट पे टच नहीं कर सकती। सर ये नहीं, ये इसको सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकेंट। ये टेंजेंट होता है। टेंजेंट कहीं भी एग्जैक्टली किसी एक पॉइंट को टच करती हुई चली जाती है, किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाती है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो फॉल्स है। हम कह सकते हैं ये क्या है? फॉल्स। ये तो गलत है क्योंकि 2 पॉइंट पे टच नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ टच होके जा रही है तो किसी एक पॉइंट पे ही टच होके जा रही होगी। अब लाइन ऐसे तो हो नहीं सकती कि पहले उसने यहाँ टच करा फिर यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से फिर वापस आई, फिर यहाँ टच करा फिर ऐसे गई, ऐसे तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना? तो एग्जैक्टली टेंजेंट क्या होता है? तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर टच करते हुए जाती है ऑलवेज। ध्यान रखना ये क्या है, ये रॉन्ग है। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। हाँ, 2 पैरेलल टेंजेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सर पैरेलल 2 टेंजेंट कैसे होंगे? एक टेंजेंट मान लो यहाँ से जा रहा है, फॉर एक एग्जाम्पल, एक टेंजेंट ही टच करते हुए जा रहा है तो बिल्कुल एक जस्ट इसके अपोजिट टच करते हुए जा रहा होगा। अपोजिट, अपोजिट ऑफ द साइड होता है, मतलब यहाँ से एक यहाँ एक यहाँ, अपोजिट। ये ऑलवेज कैसे होते हैं? तो ये पैरेलल होंगे ऑलवेज। कैसे होंगे? पैरेलल। बात समझ में आ गई? ये 2 पैरेलल लाइन होंगी। ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता है, ये पैरेलल नहीं होगा, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। और ये डायमीटर होती है, तो ये दोनों कभी भी लाइन टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यानी कि कितनी लाइन होंगी? 2। ये तो ट्रू है। यस, देर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इनसाइड ऑफ अ सर्कल। सर्कल के अंदर होके टेंजेंट जाएगा कभी भी नहीं। यस, सर्कल के अंदर होके जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिकेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है, अंदर से नहीं जा सकता है। कोई भी टेंजेंट है तो वो उसको क्या करके जाएगा? टच करते हुए जाएगा बाहर से, अंदर से नहीं जाएगा, इनसाइड ऑफ अ सर्कल नहीं जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ये भी सही है। तो बी एंड सी ओनली करेक्ट है, बाकी फर्स्ट क्या है? गलत है। दोबारा देख लें, बाकी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, ये कन्वर्ट करना है। 2 रूट हैं, एक रूट में लाना है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक रूट हटाना है। मतलब यहाँ 2 रूट हैं, एक रूट में लाना है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला जो रूट है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? या तो ऊपर वाला रूट काट दो या अंदर वाला काट दो, तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सर परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आप सबसे पहले कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर में याद रखना है, मैंने आपको बताया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना है। ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी आता है।
मान लेते हैं हमें अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का स्क्वायर निकालना है, तो याद रखें ये ऑलवेज एक्स आएगा, ये ऑलवेज वाई आएगा, प्लस ये अंडर रूट ऑफ एक्स वाई आएगा। तो याद रखें ये वाली जो टर्म होती है ना, ये ऑलवेज इंटीजर होती है, ये रूट में होती है। तो ये वाली जो टर्म है ये 2ab की वैल्यू है, और ये ऑलवेज ए बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब सर थोड़ा नहीं समझाऊँ, आप इस तरीके से समझो। मान लो कोई हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, प्लस 2 इंटू में रूट 3 आएगा, 4 3 + 7, और ये आ जाएगा 4 रूट 3। अभी आप देख रहे हो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab जो रूट के साथ होती है, ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू हो जाती है। अभी समझ में आ गया, दोनों ही रूट में है तब भी कोई फर्क नहीं है, ये भी रूट में होता 3 + 2 प्लस यहाँ पर √6 आ जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, क्लियर है पॉइंट। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो सर ये 2ab के बराबर है, तो 2ab बराबर √5 के, तो b की वैल्यू ऐसे सोचना बहुत डिफिकल्ट है। तो कभी भी जैसे यहाँ पर 2ab वाली टर्म में 2 ट्वाइस नहीं है, मान लो यहाँ पर 4 होता, 6 होता, यहाँ कोई भी एक इवन नंबर होता, तो मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। लेकिन जब भी यहाँ पर इवन नंबर ना हो, तो आप यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 6 + 2 √5। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2, √2 बाहर ले लिया, इनटू में अंडर रूट ऑफ, अब मैं इसको सर बहुत प्यार से लिख सकता हूँ 6 + 2 √5। हाँ सर लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वैल्यू 2ab बराबर 2 √5 के। याद है क्लास में कुछ इस तरीके से ही बताया था √5 के। अब √5 यानी कि दो नंबर ऐसे बताओ जिनके स्क्वायर का सम 6 आए और जिनका प्रोडक्ट √5 आए, तो वो दो नंबर कौन कौन से होते हैं, ए और बी। √5 इंटू में 1, इनके स्क्वायर का सम करोगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके लिए ईजी रहेगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 + 1 यानी कि 6। करेक्ट, क्लियर है पॉइंट। यानी कि 5 + 1 6 दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 1/√2 अंडर रूट ऑफ, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका, अंडर रूट 5 + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये आ जाएगा 1/√2 अंडर रूट 5 + 1, √5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, √5/√2 प्लस 1/√2। रूट मैं इसे कंप्लीट ऐसे करके लिख सकता हूँ, दोनों रूट हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन एक दोबारा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी बहुत सारे कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द मीन ऑफ x + y + z इज y, तो देन x + z = 2y होगा। देखो मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज ऑफ x + y + z क्या होगा, ये 3 नंबर है, तो इनका एवरेज क्या होता है, x + y + z डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y के। इनका जो मीन है वो y के बराबर है, तो इसका जो मीन है ये मीन है, मतलब इसका जो एवरेज है x + y + z, इन तीनों नंबर का एवरेज क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y के। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x + y + z इक्वल टू आ जाएगा 3y के, मैं कह सकता हूँ कि x + z इक्वल टू आ जाएगा 2y के। क्या ये सही है, यस, x + z इक्वल टू 2y, यानी कि ये ट्रू है, ये तो सही आ गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, ये तो सही है। मीडियन ऑफ, जो मीडियन है क्या वो 43 है, तो अभी आप देखेंगे 15, 28, 72, तो मैंने बताया मीडियन के लिए आपको क्या करना होता है, पहले इन्हें एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे छोटा नंबर 15, कभी भी मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो 15, फिर ये कितना आ जाएगा, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, आई थिंक 28 ही है, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा 31, फिर 32, 32 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है, देन 43, 43 के बाद कौन सा बड़ा नंबर है 44, 44 के बाद कौन सा है 51, 51 के बाद कौन सा है 56, के बाद कौन सा है 72। अभी एक बार देखो, गलती नहीं करने के लिए, आपकी सिली मिस्टेक ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यहाँ भी काउंट करके देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ये नंबर थे एज इट इज, ये नंबर। कभी कभी लिखने में इनको हम मिस्टेक कर जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म 9, यानी कि ऑड है, ऑड है। तो मीडियन क्या होगा, तो मीडियन होगा इसका, ऑड टर्म होती है तो उसमें एक ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5, मीडियन होगा फिफ्थ टर्म जो है मीडियन होगी, तो यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म इज अ 43, 43 इज अ मीडियन, यस ये भी ट्रू है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, तब सी भी चेक करना पड़ेगा। मॉड, मॉड के लिए हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी देखेंगे। जीरो, जीरो की फ्रिक्वेंसी कितने टाइम है, मतलब आप ऐसे लिख दो कि मतलब इस तरीके से लिख दो कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ काउंटिंग, मैं यहाँ पे लिख दूँ काउंटिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी, काउंटिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी। जीरो की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वन, वन की फ्रिक्वेंसी कितनी है, वन, टू की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो देन वन, थ्री की फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो वन टू थ्री फोर, फोर फ्रिक्वेंसी है, फोर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, देन वन, आई नहीं टू, फोर की फ्रिक्वेंसी है टू, फाइव की फ्रिक्वेंसी कितनी है, देन वन, बस यहीं तक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, थ्री की। तो मॉड का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप मॉड निकाल के देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ आ रही है, थ्री, तो मॉड इसका कहाँ आ रहा होगा, थ्री के अप्रॉक्स आ रहा होगा, यानी कि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये भी क्या है, यानी कि तीनों ऑप्शन ए बी सी, दोबारा देखो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 13, इफ के स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट देन के इज, तो सारे लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे ऐसे लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एट, और इक्वल टू आप मान लेंगे कि के स्क्वायर माइनस वन ये डिविजिबल है तो एट एम के मानेंगे, वेयर वेयर वेट वेयर एम इक्वल टू अ नेचुरल नंबर वन टू थ्री, यानी कि ये कोई इसका क्वेश्चन होगा, तो ये इसके बराबर है। बहुत सारे लोग ऐसे जाएंगे। देखो मेरा मानना क्या है, आप एग्जाम में बैठे हैं ना, जब हमसे ये पूछे कि इंटीजर होगा, नेचुरल होगा, इवन होगा, ऑड होगा, तो आप रख के चेक कर लो। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑड नंबर होगा या इवन होगा, या इवन ऑड दोनों होंगे, दोनों तो इसका मतलब नेचुरल होगा, या सिर्फ इंटीजर होगा, तो एन इंटीजर। अभी आप बात देखेंगे, के इक्वल टू एट, ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन में तो जा ही नहीं सकता, तो इंटीजर इंटीजर होगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब एन इंटीजर होगा क्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, अब ये देखते हैं। हम यहाँ के की वैल्यू वन डालते हैं, इवन होगा या ऑड होगा ये चेक करते हैं। वन माइनस वन जीरो, जीरो डिवाइडेड एट, हाँ यस डिविजिबल है। के इक्वल टू टू डाला, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन बाई एट, ये तो डिविजिबल नहीं है। के इक्वल टू थ्री डाला, थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन में से बन जाएगा एट, एट डिविजिबल है। के इक्वल टू फोर डाला, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन में से बन जाएगा तो फिफ्टीन बचा, फिफ्टीन नॉट डिविजिबल होगा। यानी के इक्वल टू फोर डालेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन माइनस वन बाई एट, यानी फिफ्टीन बाई एट, क्या डिविजिबल है, नहीं। के इक्वल टू फाइव डालेंगे, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर तो एट से कटता है। के इक्वल टू सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव, नहीं कटेगा। फोर्टी सेवन, फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन में से बन जाएगा तो फोर्टी एट कट जाएगा। ऐसे ही सिक्सटी फोर माइनस वन सिक्सटी थ्री, नहीं कटेगा, लेकिन के इक्वल टू नाइन डालेंगे कट जाएगा। ऐसे ही कोई भी वैल्यू डालेंगे तो मतलब ये ऑड इंटीजर है, सीधा सीधा ऑब्जर्व भी हो रहा, काम खत्म, इतनी सी बात है। अच्छा एग्जाम में बैठे हैं और कैसे कर सकते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू एट एम प्लस वन, वेयर एम इज वन, ऑब्वियसली बात है ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, के हमारे पास में क्या आएगा, के इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा एट एम प्लस वन। अब देखो के की वैल्यू वन डालेंगे, नाइन कट जाएगा, टू पे नहीं आएगा, रूट में आ जाएगा, के इक्वल टू थ्री में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर, इंटीजर तो होगा ये बात तो कंफर्म है, या तो इंटीजर होगा ये बात तो कंफर्म है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं ये बात भी कंफर्म है, तो इंटीजर होगा ये बात कंफर्म है। तो फिर तो एक बात तो क्लियर है, रूट से बाहर आ रहा होगा, तो वन पे आ जाएगा, थ्री पे आएगा, फाइव पे आएगा, सेवन पे आएगा, इस तरीके से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इस तरीके से आप इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ 30 मीटर डीप वेल with a diameter of 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of size 22 meter by 14 meter. The height of the platform is कितना होगा। एक बात तो कंफर्म है कि भाई ये है वेल, मान लेते हैं ये है वेल, हमने यहाँ से इसका खुदाई करा, ये वेल है गोल गोल इस तरीके से, यहाँ से हमने खुदाई करते हुए गए, इसमें से जो मिट्टी बाहर आई उस मिट्टी को हमने यहाँ पर बिछा दिया, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बिछा दिया मिट्टी, ये मिट्टी आई इस फॉर्म में। तो मिट्टी कहाँ तक आएगी भाई, मिट्टी की अपनी एक ऊंचाई होगी, यानी कि लंबाई
ब्रेथ, हाइट, और इसका एक पार्ट ऊंचाई भी कुछ इस तरीके से बनेगी। हम यहाँ पर बात करें ये कुछ, तो ये इसकी हाइट भी होगी, ये वाली हाइट भी होगी। अब हमने इसको जब स्प्रेड कर रहे होंगे तो इसकी जो मिट्टी है इस मिट्टी के बराबर होगी, क्योंकि यही मिट्टी तो यहाँ ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वेल जो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ अ प्लेटफॉर्म होगा। ये दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। वॉल्यूम मतलब जितनी मिट्टी कुएं में से बाहर आई, वेल में से बाहर आई, वही तो प्लेटफॉर्म में गई। तो प्लेटफॉर्म की मिट्टी और कुएं की मिट्टी दोनों तो बराबर होंगी, वही मिट्टी ही तो इधर स्प्रेड कर रहे हैं हम। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अ वेल, वॉल्यूम ऑफ अ वेल इज इक्वल टू अ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। हम ऐसे कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। तो वॉल्यूम ऑफ अ वेल यानी कि ये कैसा होता है, वेल किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ अ प्लेटफॉर्म इज द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 यूज़ करनी है, दे तो नहीं रखी, लेकिन यहाँ पाई में ऑप्शन नहीं है तो यही रखेंगे। आर कितना दे रखा है, ये डायामीटर है, डायामीटर 7 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हाफ होती है डायामीटर। तो 7/2, 7/2 इनटू में हाइट, हाइट कितना है, तो हाइट हमें पता है 30 मीटर तक वो खोदा गया, ये 30 मीटर तक। और ये रेडियस है इसकी 7/2। यस, तो ये आ जाएगा 30 इक्वल टू लेंथ। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी दे रखी है 22। ब्रेथ कितनी दे रखी है 14। और इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, ये जो हाइट हमें काउंट करनी है क्या होगी। तो 22 इंटू में 14, और हाइट हमें खुद चाहिए। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 15 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और एच इक्वल टू आ जाएगा 15/4 के, यानी कि 3.75 मीटर के। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस इजी क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ द 8 डिजिट नंबर 5A 3246 5B इज डिविजिबल बाय 88, ये डिविजिबल है 88 से, देन 2A प्लस 5B क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो यार, स्टार्ट करते हैं। 5A 3246 5B ये डिविजिबल है 88 से। यदि ये 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये दोनों से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब इसको दो प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करो, 8 और 11। तो मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी। मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है, बोथ डिविजिबल बाय 8 एंड 11। तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 88, 88 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमें रूल ऑफ 8 लगाना है। रूल ऑफ 8 क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। और रूल ऑफ क्या लगाना है यहाँ पर, 11। रूल ऑफ 11 क्या कहता है, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ये वाला होता है भाई इवन प्लेस। ये आपने पढ़ा होगा। तो पहले देखते हैं रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8 हमसे क्या कहता है, रूल ऑफ 8 कह रहा है लास्ट 3 डिजिट 6 5B डिवाइडेड बाय 8। 8 8 जा 64, बचा 1, 1B, 1B। अब आप मुझे बताओ, b इक्वल टू 0 डालेंगे 10 नहीं कटेगा, 1 डालेंगे 11 हो जाएगा नहीं कटेगा, 2 डालेंगे 12 होगा नहीं कटेगा, 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे नहीं कटेगा, 5 पे नहीं कटेगा, 16 पे कट जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा 6। 8 8 जा 64, 1 बचा 16 हो गया, 8 2 जा 16 कट गया। तो b की वैल्यू 6 होगी। b की वैल्यू 6 होगी तब रूल ऑफ 11 फॉलो करना है। 5A 3246 5 6, बी की वैल्यू 6 डाल ली। अब रूल ऑफ 11 फॉलो करना है। रूल ऑफ 11 होता है सम ऑफ ऑड प्लेस, यानी कि 6 + 6 + 2 + A। तो ये आ जाएगा 6 + 6 यानी 12, 12 + 2 14, 14 + A आ जाएगा। सम ऑफ इवन प्लेस 5 + 4 9, 9 + 3 9 + 3 12, 12 + 5 17, ये बनेगा 17। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 14 + A माइनस 17। सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस आइदर या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A-3 इक्वल टू 0 होगा या मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो A इक्वल टू कितने का आएगा 3 के,
या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है, इक्वल टू 11 है तो क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू? ये इक्वल टू 11 भी आ सकता है नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 11 रखने के लिए फिर ए क्या रखना पड़ेगा आपको 14, और ए 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए बी क्या है डिजिट्स हैं, और डिजिट्स 9 से बड़ी हो नहीं सकती। तो 9 से 9 - 3 है तो छोटा आएगा, 9 से छोटा आएगा तो 0 पे ही सेटिस्फाई होगा। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है उसने? तो हमसे पूछा है 2a + 5b। ए की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3 × 2 जा आ जाएगा 6। बी की वैल्यू आई 6, 5 × 6 = 30, मिला के आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन ए। आप दोबारा देखो, दोनों के रूल पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Sonali buy two pen drive A and B and their cost price are in the ratio of 5:6 respectively. If she sell them at 10% profit, ये प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट each, दोनों पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट each, she earn a total profit of rupees 22. What will her total profit if she sell pen drive at 20% loss and pen drive B at 30% प्रॉफिट? अब ये देखेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई। ये कह रहे हैं कि सोनाली बाय करती है दो पेन ड्राइव, 5:6 उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। फिर ये कह रहा है दोनों पर 10% प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल उसे 22 का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है? तो फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 5x, इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया 6x। तो 5x पर 10% प्रॉफिट हुआ, 10% निकालेंगे तो प्रॉफिट आएगा। 6x पर 10% प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट आ जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल प्रॉफिट इज 22। तो वो 100% ऐड कर देंगे तो 110% जब निकालेंगे तो वो SP आता है, लेकिन सिर्फ 10% निकालेंगे तो ये आएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो 5x/10 आ जाएगा, ये 6x/10 आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 10% का मतलब तो आप जानते होंगे 1/10 होता है, इक्वल टू आ जाएगा 22 पे। 10 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 11x/10 इंटू में आ जाएगा 22 पे, 11 × 2 = x इक्वल टू आ जाएगा 20 के, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फर्स्ट जो हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल, या जो पेन ड्राइव यानी 100 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेकेंड पेन ड्राइव कितना आ जाएगा? देन 120। फर्स्ट पर उसे 20% लॉस हो रहा है, 20% लॉस तो लॉस कितने का हुआ? 20 रुपये का। यहाँ पर सेकंड पर उसे 30% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 30% प्रॉफिट, 12×3 = 36 का प्रॉफिट। ओवरऑल क्या हो रहा है? 20 का लॉस, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ओवरऑल प्रॉफिट क्यों होगा? 20 का लॉस, 36 का प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल 16 का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इस क्या होगा? बड़ा सिंपल है यार, ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा। साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा किस पर बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर। साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल कब होते हैं? 45 डिग्री पर। और साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 या कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 पे। तो इसका मतलब ये 1/√2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। यहाँ भी 1/√2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और मैं इजीली कह सकता हूँ ये 1/2 बनेगा, भाई √2 इंटू में √2 इंटू में √2 इंटू में √2, ये मिला के बनेगा 2, ये मिला के बनेगा 2, 2 × 2 = कितने का आ जाएगा? 4 के। यस, तो ये बनेगा 4। ओ ये आ जाएगा 1/4। वही सॉल्व करेंगे 2/4, यानी कि 1/2, 1/2 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन बोलेंगे इसको भी, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 and that of the last 13 ऑब्जर्वेशन इज 39, देन द 13th ऑब्जर्वेशन बताना है क्या होगा। देखो यार एक बात तो कंफर्म है, एक तो इसे बेसिक से कर सकते हैं, एक विदाउट बेसिक है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे करना है। पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, देखना कितनी ज़बरदस्त है।
फर्स्ट 13 का सम एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर हैं उन सब का, जितने ऑब्जर्वेशन उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यानी कि एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें, एवरेज के साथ जितने नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, यानी जितने नंबर हैं उन सबका सम आ जाता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 नंबर कितना आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 13 नंबर कितना आ जाएगा? तो 13 इंटू में 32, 13 टू जा 26, टू 13 3 जा 39, 39 टू 41। लास्ट सम ऑफ लास्ट में यहाँ लिख देता हूँ, सम ऑफ लास्ट 13 नंबर, तो 13 इंटू 39, 39 जा 117, 11 39 जा 39, 39 11 507। तो सम ऑफ मैं यहाँ बात करता हूँ सम ऑफ 26 नंबर, 26 नंबर कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड कर देंगे, 7 + 6 13, 1 और 1 2। सम ऑफ 25 नंबर कितना होगा? तो आपका जवाब आएगा 25 इंटू 36, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75 प्लस तो 900। तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ जाएगा? डिफरेंस इज 23। सर डिफरेंस क्यों ले रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। यही हमारे पास 13th नंबर होगा, 13th नंबर। सर ये क्यों होगा 13th नंबर? देखो आप ऐसे समझो, हमारे पास टोटल 7 नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। पहले मैं यहाँ बात करूँ पहले 4 नंबर और लास्ट के 4 नंबर, तो अभी आप देखेंगे ये 4 2 बार काउंट हो गए। तो यानी कि पहले 4 नंबर, दूसरे 4 नंबर, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो मिला के टोटल कितने नंबर आएंगे? 8 नंबर। 8 नंबर में आपको पता होगा फोर्थ नंबर 2 बार इंक्लूड हो गया है। ऐसे ही फर्स्ट से लेके 13 तक गए, 13th नंबर, तो ये 13 हो गए, 13 नंबर। और फिर 13 से लेके लास्ट तक जाएंगे 25 तक, तो 13 नंबर ये हो गए। ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो यहाँ 2 बार काउंट होने पर 923 हो रहा है। ये सब सिंगल सिंगल काउंट हो रहे हैं, तो सिंगल सिंगल वाले सारे हटा दो तो ये डबल वाला जो काउंट हुआ है वो आ जाता है 20। बात समझ में आएगी? इस तरीके से। सर अभी आप कैसे ट्रिक बताएंगे? तो देखो ट्रिक क्या है, ये एवरेज है 36, इसका एवरेज है 32, कितना एवरेज कम है? तो आपका जवाब होगा सर एवरेज से 4 कम है। तो ये 13 नंबर है, सब 4 4 कम है, एवरेज मतलब होता है ईच की वैल्यू 4 4 कम है, तो ये -52 कम है। यस सर। ये 39 है, तो ये कितना ज़्यादा आ जाएगा? तो आपका जवाब है सर ये तो 3 ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है? 13 पर। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा है? 39। तो 39 ये ज़्यादा है, ये 13 नंबर जो है ये 52 कम है, तो ओवरऑल अभी भी 13 क्या आ रहा है? 13 लेस है ओवरऑल। ओवरऑल ओवरऑल 13 जो लेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 13 नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 36 - 13 यानी कि 23। खत्म। तो आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा देखो तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल y equal to fx is shown in the figure below, then the number of its जीरो बतानी है कितना होगा। मैंने इसको करेक्ट कर देता हूँ, वेट और फिगर। अब जब तक बताएंगे आप कि क्या आंसर होगा इसका, फिगर। यस। तो अभी आप देखेंगे द नंबर ऑफ इट्स जीरो बतानी है कितनी होगी। जीरो कब होगा? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स पे हमें बताना है कितनी जीरो होंगी। कब होगा? वैन y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो पे ही तो ये फंक्शन जीरो होगा। और वाई जीरो कब है? वाई जीरो यहाँ पर है, वाई जीरो यहाँ पर है, वाई जीरो यहाँ पर है। ये आपको 3 पॉइंट क्लियरली विजिबल है। इस पॉइंट पर वाई जीरो होगा, इस पॉइंट पर वाई जीरो होगा, इस पॉइंट पर। तो फंक्शन जीरो कहाँ कहाँ होगा? यहाँ यहाँ यहाँ, 3 पॉइंट पर। तो कितने पॉइंट आएंगे? 3। बहुत आसान क्वेश्चन, 3 के नंबर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Given below two statement. The volume of a right circular cylinder of base radius 7 cm, height is 10 cm is 145 cm cube. क्या ये सही है या फॉल्स है? वही स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस इज 7 × 7 r², और हाइट कितना दे रखा है? 7। 7 से 7 कट जाएगा,
7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115 इंटू में 10 करेंगे तो 1540। हाँ 1540 सेम है, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 14, हाइट इतना है, तो क्या टोटल सरफेस एरिया ये होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस इज द चेंज हो गया, बेस का रेडियस 14 है, इंटू में आर प्लस एच यानी कि 14 प्लस 30। आपने सॉल्व करा तो 7 से कट करेंगे 2 टाइम, 2 2 जा 4, 4 इंटू में यह आ जाएगा 88। यस हाँ 88 बनेगा आई थिंक, यस 88 इंटू में 44। अच्छा कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 44 2 इंटू में 44 इंटू में 44। 88 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, क्यों? 44 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है सर, क्यों? आपको ट्रिक से पता हो 44 का स्क्वायर 25, 50 से कितना कम है 6, 25 में ये ट्रिक होती है, 25 में 6 हटा दो तो 1936। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7238। 3872 इसका मल्टीप्लिकेशन है। यस ये भी क्या है, ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। हम आंसर कौन सा लगा सकते हैं? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड आर सेकंड आर ट्रू। आसान है, बस फॉर्मूले आपको पुट करने थे, कुछ खास इसमें है नहीं, आप फॉर्मूले पुट करेंगे आपको ये फिर क्लियर हो जाएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7, 2px + p + q y = 28 हैज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन p, q बताना है क्या हो। देखो एक बात तो कंफर्म, आपने ये बात पढ़ी होगी, a1x + b1y प्लस या इक्वल टू C1, a2x प्लस का b2y प्लस का C2। आपने कहीं ना कहीं ये बात पढ़ी होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2, C1/C2। ये b आएगा a1/a2 b इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2। ये जो होते हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तब आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए काम करता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब लाइन कभी इंटरसेक्ट ना करें। लेकिन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये काम करता है नो सॉल्यूशन, आपको पता होगा। और a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए काम करता है। हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब बराबर होंगे, ये a1, ये b1, ये C1, ये a2, ये b2 और ये C2, यानी कि 2x, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट है 2p इज इक्वल टू, यहाँ b का कोफिशिएंट है 3, यहाँ b का कोफिशिएंट है p + q, यहाँ कोफिशिएंट है c का 7, ये है 28 के। मैंने पहले दोनों बराबर कर दिए, तो मैं कह सकता हूँ 1/p इज इक्वल टू 3/p + q के इज इक्वल टू 1/4। इन दोनों को बराबर करेंगे, 1/p इक्वल टू 1/4 के, तो p इक्वल टू आ जाएगा 4। पहली वैल्यू तो 4 आ गई, 4 आ गई, तो अब ऑप्शन देखते ही आप समझ गए होंगे आंसर बी होगा। क्यू की वैल्यू चाहिए सर हमें, तो क्यू फिर भी काउंट करेंगे तो कोई बात नहीं, 1/4 इसकी वैल्यू रख देंगे इक्वल टू 3/4 + क्यू के। आप सॉल्व करेंगे, 4 + क्यू इक्वल टू आ जाएगा 12 के, क्यू इक्वल टू आ जाएगा 8। आंसर कौन सा आ गया? सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप सही हैं या नहीं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रूल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC - AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 + sin C अपॉन 1 + cos C की वैल्यू क्या होगी? एक बात तो कंफर्म है, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो एंगल B इज़ अ 90 डिग्री, ये हमने A मान लिया और ये हमने C मान लिया। ABC कहीं मान सकते हैं, लेकिन B जो है वो 90 डिग्री पे ही होगा। B 90 डिग्री ये कंफर्म है, बाकी A और C आपकी चॉइस है, आप कहीं भी मान सकते हैं। BC 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। AC और AB का, अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं A और बहुत सारे लोग इसको मान लेते हैं B। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर B - A इक्वल टू 1 के, और हमें पाइथागोरस से पता है B² - A² इक्वल टू 5 का स्क्वायर के, और सर हमें पता है कि B - A B + A ऐसे ब्रेक कर लेंगे, और सर 25 के, और सर हम इसे 1 रख देंगे, इधर B + A इक्वल टू 25 के आ जाएगा, तो B + A की वैल्यू 25 आ गई सर। और अब तो सर जिंदगी में बचा ही क्या है,
बी प्लस ए इक्वल टू 25, बी माइनस ए इक्वल टू 1, और सर 2b इक्वल टू आ जाएगा 13 के, बी इक्वल टू 26 के, सॉरी, बी इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 12। ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जाओगे तो फंस जाओगे पेपर में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल भी मत जाओ ऐसे। और कैसे करना है ऐसा, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है ना। ये वे ऑफ एग्जाम नहीं है। वे ऑफ एग्जाम क्या है, वे ऑफ एग्जाम, एग्जाम का तरीका क्या है, वे ऑफ एग्जाम। एग्जाम का तरीका है, मुझे पता है यहाँ 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, मतलब ये इंटीजर में है तो ये पक्का ट्रिपलेट नंबर होगा। इंटीजर में है तो रूट में तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू रूट में है तो रूट का डिफरेंस कभी 1 तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इंटीजर, और इंटीजर ट्रिपलेट में कहाँ आता है, 5, 12, 13, यही ट्रिपलेट नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस 1 और 5, 12, 13। तो एग्जाम में बैठे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये 13 होगा और ये कितना होगा, ये 12 होगा। यस, इन दोनों का डिफरेंस। तो आपको ट्रिपलेट नंबर का यूज़ करना है, थोड़ा बहुत तो आप यूज़ करेंगे ना एग्जाम में। 1 प्लस साइन सी, साइन सी की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 12 अपॉन में हाइपोटेनियस 13। और कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 5/13। तो ये आ जाएगा 12/13 और ये आ जाएगा 1 प्लस 5/13। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/13 और ये आ जाएगा 18/13। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/18। यानी आंसर कौन सा आ जाएगा। बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी है, समझ में आ गया। एग्जाम में ये सब फॉर्मूले वगैरह सब बेसिक इस्तेमाल नहीं करते, इजीली आप कर सकते। इन अ सर्वे 100 students, the number of students studying a various language were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and German 8, English 26, German 48, German and Hindi 8, no language is 24। आपको दिख रहा हो कहीं ना कहीं ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ABC में। स्टार्ट करते हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं सेट थ्योरी में। ये इंग्लिश वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं। और ये हैं जर्मन वाले, यस ये जर्मन वाले। और ये हमने मान लिया टोटल बॉक्स, यानी टोटल, इस टोटल बॉक्स की वैल्यू कितनी है, इस टोटल बॉक्स की वैल्यू है 100, जिसमें से नो लैंग्वेज वाले कितने हैं, जो इन दोनों में से कहीं भी नहीं है, 20। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है और ये जर्मन लैंग्वेज। इसने बोला है इंग्लिश ओनली, ओनली इंग्लिश में जो है, इंग्लिश ओनली कौन सा पार्ट है, तो इंग्लिश ओनली है 18, ये वाला पार्ट, ये ओनली इंग्लिश 18 पार्ट है, इधर वाला पार्ट। यस, क्लियर है पॉइंट। ये वाला जो पार्ट है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ओनली इंग्लिश वाला पार्ट है। मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कौन सा पार्ट है, ओनली इंग्लिश का पार्ट है। ये ओनली इंग्लिश है, ना तो ये हिंदी में आता है और ना ये जर्मन में आता है। क्लियर है पॉइंट। फिर इसके बाद इन्हें बोला इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये 23 है। ऐसे लोग जो इंग्लिश तो हैं बट नॉट इन हिंदी, हिंदी में नहीं है, वो 23। इंग्लिश एंड जर्मन इज 8। इंग्लिश अभी इसको बात करेंगे। ये कह रहा है कि टोटल ऐसे लोग जो इंग्लिश तो है बट हिंदी नहीं है, यानी इंग्लिश में आना चाहिए लेकिन हिंदी वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए, तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा। तो अब आपका जवाब आएगा सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, कैसे सर, वेट वेट करके देखना, इधर 1 सेकेंड वेट, मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा तो आप देखना बड़े प्यार से, इधर देखना। यानी कि मैं इसको थोड़ा ब्लैक से करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखेंगे ये इंग्लिश आता है, ये पूरा पार्ट इंग्लिश है कहीं ना कहीं, लेकिन ये हिंदी से बाहर है, ये कहीं ना कहीं हिंदी टच हो जाता है, ये कहीं ना कहीं इंग्लिश में आता है लेकिन हिंदी नहीं है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है सर, क्या, 18 और ये टोटल 23 है, तो ये 5 आएगा, 18 + 5 23, लेकिन ये हिंदी वाले से अलग है। देख लो अभी हिंदी वाला जो बॉक्स है उससे टच नहीं कर रहा है। मैं हिंदी वाले बॉक्स को कलर कर दूं तो अभी आप देखेंगे ये हिंदी वाला बॉक्स है, हिंदी वाला बॉक्स है, मैं इसको कवर कर दूं, ये हिंदी का बॉक्स है जिसको मैंने कवर कर दी। यस, अब देखो ये 23 आ रहा है, इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है। अब सर ये तो जर्मन भी है, तो जर्मन भी है लेकिन ये हिंदी भी तो है ना साथ में लैंग्वेज, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी क्लियरली। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश एंड जर्मन इज 8, इंग्लिश और जर्मन मिला के 8 है, यानी इंग्लिश और जर्मन में जो टोटल लोग हैं वो 8 हैं। देखो ये जो पार्ट है ये इंग्लिश और जर्मन का है, यानी कि ये इंग्लिश में भी आता है, ये इंग्लिश का भी पार्ट है और ये पूरा का पूरा जर्मन में भी आता है।
ये इंग्लिश और जर्मन है। सर इसमें हिंदी भी तो आता है, हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं, इसमें कहीं लिखा नहीं है बट नॉट हिंदी। लेकिन ये पूरा पार्ट जो है वो इसका है, जर्मन और इंग्लिश का। जर्मन और इंग्लिश मिला के टोटल कितना है, तो इंग्लिश प्लस जर्मन मिला के 8 है, तो ये 3 आ जाएगा। इंग्लिश 26 है, यानी टोटल इंग्लिश जो है वो 26 की वैल्यू है, यानी कि ये 26 है इंग्लिश। इंग्लिश 26 है, तो 15 प्लस 18 प्लस 5 23, 23 और 3 26, तो ये बचा 0, यानी यहाँ पर 0 बचेगा। ये मिला के देखो 26 आ गया पूरा। इंग्लिश का सर्कल देखो पूरा 26 बन रहा होगा। अब आगे चलते हैं। जर्मन इज 48, ये 48 है, ठीक है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। जर्मन एंड हिंदी 8, जर्मन और हिंदी मिला के 8 है, तो ये 5 है, तो ये 3 होगा। ये 3 प्लस 5 मिला के 8 हो गया। आप देख रहे होंगे ये पूरा सर्कल जो है ये कहीं ना कहीं किसका है, ये पूरा सर्कल जर्मन और हिंदी का है। यस, क्लियर पॉइंट। अभी थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। टोटल ये 48 है, तो 48 टोटल सर्कल की वैल्यू 48 है, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 15 हटा दो, इसमें से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा 35। अब हमारे पास लास्ट बचा ये हमने मान लिया x, हिंदी हमें गिवन नहीं। तो इसका मतलब इंग्लिश, हिंदी और जर्मन सबको मिला के, और जो कोई भी लैंग्वेज वाले नहीं, इन सबको मिला के टोटल 100 होगा। तो मैं कह सकता हूँ 18 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 5 प्लस x प्लस 24, यानी कि प्लस x प्लस 24 इक्वल टू ये पूरा 100 के बराबर होगा। यानी मैं ऐसे भी कर सकता था, ये पूरा 48 में डायरेक्ट भी ऐड कर सकता था, 48 प्लस 18 प्लस एक्स, मैं ऐसे भी ऐड कर सकता था 24 इक्वल टू हाफ 100 के। ये भाई ये पूरा 48 है मुझे पता है, ये पूरा 48 है मुझे पता है, ये वाला पार्ट पूरा 48 है, ये 48 मुझे पता है कि ये पूरा 48 है, ये वाला पार्ट 48 में 18 प्लस 0 प्लस एक्स और बच रहा है, बस वो और काउंट कर लेंगे। 18 प्लस एक्स प्लस 24 ये वाला पार्ट इक्वल टू ये, आप इसे ऐड करेंगे तो 14 प्लस 18, 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, 2 और 2 4, 4 1 5 प्लस 4 90, 90 प्लस एक्स इक्वल टू 100 के, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 10 के। ओनली हिंदी वाले कितने हैं, ओनली हिंदी इज 10। स्टेटमेंट देखते हैं अब, तो हम सबके आंसर दे देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन हिंदी इज 18, क्या हिंदी वाले टोटल 18 है, तो अभी देख लेते हैं। हिंदी में 0 है और प्लस 3 है प्लस 5 है और एक्स की वैल्यू 10 है, मिला के 18 है। यस, हिंदी की टोटल वैल्यू है 18, ये ट्रू है, ये क्या है ट्रू। यस, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बंद कर देता हूँ, देखना है। अभी आपको ये दिखेगा अभी। यस, अभी आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। यस, लास्ट। यस, डन। फिर इसके बाद बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी इज 3, इंग्लिश और हिंदी में 3 लोग हैं। हाँ, इंग्लिश और हिंदी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इंग्लिश और हिंदी है ये, तो ये मिला के कितना है 0 प्लस 3 मिला के 3 है। यस, ये भी ट्रू है भाई, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर स्टडिंग इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन, जो तीनों में है, तीनों में 3 है। हाँ भैया, ये भी ट्रू है, तो यानी कि ABC तीनों ट्रू है, ऑप्शन डी। और इट दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Amicable number are a pair of distinct natural number a comma b such that the sum of the proper divisor of a equal b a equal b and the sum of the proper divisor of b equal a, यानी given that 220 comma y is a pair of amicable number of y। पहली बात तो किसी को ये बात नहीं पता है कि यार amicable क्या है। तो amicable इट्स लाइक मतलब बहुत सारे लोगों ने परफेक्ट नंबर पढ़ा होगा। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग वन, ठीक है, इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, पढ़ा होगा ना। सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इट इज इक्वल टू अ नंबर, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, पढ़ा होगा। एमिकेबल कुछ कुछ वही है। एमिकेबल में वो बात भी वही बोल रहा है, एमिकेबल नंबर आर द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर a, b सच दैट सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइजर ऑफ इक्वल, प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए के जो प्रॉपर डिवाइजर है उन सब का जो सम होगा। प्रॉपर डिवाइजर कौन होंगे, डिवाइजर मतलब फैक्टर, जो ए के फैक्टर होंगे उनका जो सम है वो बी के बराबर आना चाहिए।
और बी के जो फैक्टर होंगे उन सबका जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। ऐसे नंबर जो होते हैं वो एमिकेबल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो यानी कि 220 के फैक्टर निकालो, उसमें से खुद को हटा दो, ध्यान रखना। अब खुद नंबर काउंट नहीं होता है यानी 220 के जितने भी फैक्टर होंगे वो, तो 220 के फैक्टर कितने होंगे, तो 220 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 11, 11 5 या 55 इंटू 4 दैन 220। सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर मैं डायरेक्ट कर दूँ, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1। सेम केस ऑफ 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। सर नहीं समझा, कोई भी नंबर है ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर, और आपको पता है ए बी सी आर द प्राइम नंबर, तो आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या आएगा, p+1 q+1 r+1। और एक क्लियर सी बात है भाई इतनी सी, p+1 q+1 r+1, ये तो होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होते हैं, a की पावर 0 a की पावर 1, और ये जाता है जितनी इसकी पावर है वहां तक लिखा जाता है। मान लो पावर 5 है तो 5 तक जाएगा, पावर 3 है 3 तक जाएगा, 2 है 2 तक जाएगा। सेम केस b की पावर 0 b की पावर 1 अप टू डॉट 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 b की पावर q। सेम केस ऑफ c की पावर 0 c की पावर 1 अप टू डॉट 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 c की पावर r तक। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। सेम ये सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएंगे 1+2+4, और सम ऑफ ऑल फैक्टर आ जाएगा 1+5 और 1+11। आपने सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 7 इंटू में 6 इंटू में 22 के। आपने सॉल्व करा तो ये आ जाएगा 7 इंटू में आई थिंक मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 6 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 इंटू में 7 कर दो, 7 2 जा आ जाएगा 14, 1 7 3 जा 21 और 2 22, 7 2 9 24, 9 24, 9 24। अब 924 में से खुद अपने आप वाला हटा दो, इट सेल्फ हटा दो, इट सेल्फ मतलब 22 को हटा दो, ये फैक्टर हटा दो। इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 फैक्टर होगा। 220 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 220 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और 11, 11 के बाद आई थिंक 20 22, ठीक है ना, इस तरीके से चलते जाएंगे। 22 44 44 55, कुछ इस तरीके से जाएंगे। 44 22 आ गया, ये आ जाएगा 44 55 55, यस 110, कुछ इस तरीके से जाएगा। और 220 ये बनेगा 220, 100 100 2 जाता है, 55 4 जाता है, 44 5 जाता है, 220 10 जाता है, और 20 इंटू 11 आता है। यस ये होते हैं। तो ये कंसीडर नहीं होता, ध्यान रखना, बस ये कंसीडर नहीं होगा, इसको हटा दो। और जो ये इक्वल आएगा 4, ये आ गया हमारे पास में 4, और यहाँ कितना बचेगा 0, और ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 7 7 0 4 सम कुछ आएगा। कितना बनेगा ये हमारे पास में, एक बार इसको देखो, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई है, दोबारा इसको चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पर देखो, ये 11 और 1 12 होगा, आप यहाँ पे देखो ये 12 होगा, ये कैलकुलेशन में आप देखेंगे इसको, ये आ जाएगा 12, और 7 6 जा 42, 42 इंटू में 12 कर दो, 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 40, 504 504 बनेगा इसका, 504 504 में से ये नंबर हटा दो 220, हमारे पास कितना आएगा 4, यहाँ बचेगा 8, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, 224 आ गया। तो 224 के बराबर आएगा, ये एमिकेबल। बहुत कम होते हैं ऐसे, याद करने का सबसे छोटा यही होता है शायद, आई थिंक ना, फिर इससे बड़े ही होते हैं जितने, तो आप जाके देखेंगे तो ये इससे सबसे छोटा यही होता है। आप याद करके भी जा सकते हैं, अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक इसी पे आएगा, फिर 1100 क्वेश्चन होता है। तो वैसे तो काउंट करके देख लो, इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है याद करने की। एमिकेबल नंबर आपको याद रखने क्या होता है, अपने आप को हटा देते हैं, सब में से बचे हुए दूसरे के बराबर होते हैं, वो एमिकेबल होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तरह ये वर्क करते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी तो वही होते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, इज इक्वल टू अ नंबर, इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
given below are two statements in the context of throwing two different dice together. The probability that the number of the obtained have an even sum is 0.50. इवन सम आने की जो probability है क्या वो 0.5 होगी? सबसे पहले probability होती क्या है तो आपको पता होगा. probability जो होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. जितने टोटल आउटकम होते हैं, अभी आप हम बात करें फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम की, तो अभी देखो पॉइंट, सम दो डाइस हैं तो टोटल आउटकम कितना आना चाहिए? सम इनका जो है वो इवन आना चाहिए. सम इवन आने के लिए क्या होगा? सम इवन कब आ सकता है? या तो आप इवन इवन ऐड करो या फिर ऑड ऑड. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नंबर ऑब्टेन हैव एन इवन सम, इवन सम आना चाहिए. अभी देखो मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो 1 के साथ मुझे इवन चाहिए. इवन मतलब इवन कौन कौन होते हैं? सम मुझे या तो 2 चाहिए या 4 चाहिए या 6 चाहिए या फिर 8 चाहिए या फिर 10 चाहिए या फिर 12 चाहिए. सर 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डाइस का जो नंबर होता है वो 6 होता है. 6 + 6 मिला के कितना हो सकता है? मैक्सिमम 12 जाएगा. तो 6 + 6 मैक्सिमम मिला के कितना जाएगा? 12. ध्यान रखना. तो 12. मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 2 होता है. या तो दोनों डाइस पर 1 1 आ जाए तो 2 हो सकता है. ये एक केस है 2 का, ओनली 1 केस. और 4 के लिए क्या बनेगा? तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सम 4 आए, सम 2 पहला केस, सम 2, सम 2. सम 2 के लिए क्या क्या केस होगा? 1, 1 एक ही केस होगा. सम 4 के लिए क्या क्या केस हो सकते हैं? सम 4 के लिए तो 1, 3 भी हो सकता है, 2, 2 भी हो सकता है और फिर 3, 1 भी हो सकता है. टोटल कितने आउटकम होंगे? यहाँ 1 आउटकम, यहाँ 3 आउटकम. सम 6 के लिए कितने आउटकम होंगे? तो 1 और 5. 1 डालेंगे तो 1 और 5 हो सकता है या 5 और 1 हो सकता है उल्टा. फिर 1 के बाद 2 डालेंगे तो 2 के साथ 4 होना चाहिए. 3 डाल रहे हैं, फर्स्ट डाइट पे 3 आ रहा है तो 3 होना चाहिए. 4 के साथ फिर 2 आना चाहिए और 5 के साथ कितना आना चाहिए? 1. तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आउटकम यहाँ पर होंगे. सम 8 के लिए कितने आउटकम होंगे? सम 8 के लिए तो 1 के साथ क्या आना चाहिए? 7. 7 तो आ ही नहीं सकता. फिर पहले 1 आया है डाइस 1 पे, तो फिर सेकंड डाइस पे मैक्सिमम 6 आ सकता है तो 7 बनेगा. 8 तो आ ही नहीं सकता. तो 2 कॉमा कितना आएगा? 2, 6, 8 आ सकता है. 3, 5 आ सकता है. 4, 4 आ सकता है. 5, 3 आ सकता है और फिर उल्टा 6, 2 आ सकता है. यानी टोटल आउटकम 5. सम क्या हो सकता है? 10. 10 के लिए कितने आउटकम होंगे? तो 10 के लिए 3 प्लस, मैंने बताया ना, 10 के लिए 4 और 6 आ सकता है. मतलब 1, 2, 3 तक तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 के साथ मैक्सिमम 6 लेंगे तो 3 + 6 9 ही बनेगा. तो 4 और 6 बन सकता है. 5 आ जाए तो 10 बन सकता है या 6, 4 यानी कि 3 आउटकम यहाँ आएंगे. और लास्ट वन इज 12. 12 के लिए एक ही आउटकम होगा. 6 और 6 आए, बस एक ही आउटकम. टोटल आउटकम कितने आ गए? 1 + 3 और 4. 4 और 4 कितना आ जाएगा? 8. 8 और 10 कितना आ जाएगा? 18. तो टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे 18. टोटल टोटल आउटकम कितने आएंगे? तो टोटल आउटकम दो डाइस हैं हमारे पास में D1 D2, तो 6 आउटकम इसके 6 इसके मिलाकर टोटल आउटकम 36 होंगे. टोटल आउटकम ये तो आपने पढ़ा होगा. तो यानी कि 36 में से 18 आउटकम जो होंगे वो इवन के होंगे, यानी कि 0.5. यानी कि ये क्या है? ट्रू है भाई. ये क्या है? ट्रू. अगला, द प्रोबेबिलिटी दैट टू नंबर ऑब्टेन एन इवन प्रोडक्ट. इवन प्रोडक्ट आना चाहिए. एक नई स्लाइड लेते हैं. प्रोडक्ट जो है वो इवन आना चाहिए. प्रोडक्ट इवन आना चाहिए D1 × D2. अब इवन का केस क्या है? प्रोडक्ट जो है इवन आना चाहिए. मैं तो देखो 1 डाला तो इवन आना चाहिए 1 के लिए. तो जैसे ही मैं यहाँ 1 इस पर मान लो आउटकम 1 आया तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? यहाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो आप देखेंगे टोटल जो आउटकम है या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या 6 मिलेगा, यानी कि 3 आउटकम होंगे. डाइस 1 पे यदि 1 है, डाइस 1 पे 1 आया है तो डाइस 2 पे 2, 4, 6 कुछ भी आए, आउटकम होंगे हमारे 3 आउटकम. यानी डाइस 2 पे 2 आए तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 आउटकम होंगे. कुछ भी हो सकते हैं. क्यों? 2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करें तब भी 2 इवन मिलेगा. 2 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा. 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करें 6 मिलेगा. 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 मिलेगा. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इवन के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें, इवन इंटू यहाँ पर इवन या ऑड कुछ भी हो, ऑलवेज इवन ही मिलेगा. मतलब इवन इंटू इवन
इवन होगा, इवन इंटू ऑड, इवन होगा। आप सर दो तरीके से कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। इवन इंटू ऑड इवन होगा, ऑड इंटू ऑड जो होगा वो ऑड होगा। तो मतलब ऑड इंटू ऑड नहीं होना चाहिए, इवन इंटू इवन भी चलेगा, इवन इंटू ऑड भी चलेगा। कोई भी, या तो दोनों इवन हो या एक तो इवन होना ही चाहिए, दोनों ऑड नहीं होने चाहिए, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो हमें इवन वाले चाहिए। तो मैंने अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर हम नाइदर कंडीशन से भी कर सकते हैं। यहाँ 3 आता है तो फिर 2 4 6 तो कंपलसरी है इवन लाने के लिए, तो फिर 3 आउटकम होंगे। 4 है तो कोई भी नंबर चलेगा, 1 2 6, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर चलेगा, 6 आउटकम होंगे। 5 के साथ वही 2 4 6 तीन ही नंबर होंगे। 6 के साथ कोई भी नंबर चलेगा, 1 2 3 4 5 6 कोई भी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 आउटकम। टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 3 + 6 9, 9 9 18 और 27, 27 आउटकम होंगे। कितने आउटकम होंगे, 27। तो 27 आउटकम है टोटल 36 में। तो 27 आउटकम है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 27 आउटकम है 36 में से, 9 3 जा 9 4 जा 0.75, यस करेक्ट ट्रू। सर अभी दूसरा तरीका भी तो बता रहे थे आप, दूसरा तरीका देखो, मैंने कहा भैया नाइदर कंडीशन से भी तो आप कर सकते हो। सर कैसे, ऑड ऑड नहीं आना चाहिए। मैंने कहा इवन इवन आने की कंडीशन क्या होगी, डिवाइस 1 डिवाइस 2। मैंने कहा इस पे भी ऑड आए, इस पे भी ऑड आए, वो प्रॉबिलिटी क्या हो सकती है। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, इस पे ऑड आने की प्रॉबिलिटी क्या है, 6 आउटकम है, उनमें से तीनों में से कोई भी 3 आउटकम आए तो वो ऑड होंगे। यहाँ प्रॉबिलिटी कितनी होगी, 6 में से 3 आने की प्रॉबिलिटी। यानी कि आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2, यानी कि 1/2 1/2 या 9/36 1/4 मिलेगा। 1/4 जो आउटकम होंगे वो ऑड आने के रहेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑड की जो प्रॉबिलिटी है वो ये होगी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ऑड, प्रॉबिलिटी ऑफ 1/4 है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ इवन। तो टोटल प्रॉबिलिटी में से ऑड की प्रॉबिलिटी हटा दो तो बची हुई इवन की प्रॉबिलिटी आ जाएगी 3/4। 3/4 का मतलब 0.75। आप इसे इस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड वेट करें, मैं आपको इसको कोशिश करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर है पॉइंट, अब आई थिंक क्लियर दिख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो भाई इसको। वेट वेट, क्या आंसर होगा इसका, ये है द एक्सप्रेशन 2x³ + ax² + bx+3 वेयर a and b, a and b are constants as a factor of x-1, x-1 इसका एक फैक्टर है, and leaves a remainder of 15 when divided by x+2, then a, b बताना है क्या होगा। देखो यार बड़ा सिंपल, x-1 इसका फैक्टर है, यदि ये इस चीज़ का फैक्टर है तो एक बात तो कन्फर्म है, कोई भी नंबर फैक्टर होगा, कोई भी नंबर हमारे पास फैक्टर होगा। वेट तो यस, ठीक है, आप देखेंगे यस, ठीक है। द एक्सप्रेशन 2x³ + ax² + bx+3 वेयर a and b आर द कॉन्स्टेंट हैज अ फैक्टर ऑफ x-1 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 15। रिमाइंडर जो है वो कितना रहना चाहिए, 15 रहेगा। व्हेन डिवाइडेड बाय x+2, जब x+2 से डिवाइड करेंगे। a, b बताना है। देखो यार ये x-1 एक फैक्टर है तो एक बात तो कन्फर्म है, 2x³ + ax² + bx+3 से जब x-1 से पूरा पूरा ये डिविजिबल है, पूरा पूरा डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो मतलब ये इसका फैक्टर है x-1, तो x-1 = 0, तो x = 1 पुट कर देंगे। तो पुट x = 1, पुट x = 1, x = जब 1 डालेंगे तो रिमाइंडर है 0 आना चाहिए, तो यह आ जाएगा 2 × में 1 का क्यूब प्लस a × में 1 का स्क्वायर प्लस b × में आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2 + a + 3b, सॉरी b + 3 = 0 के, 0 आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे a + b = हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 + 3 यानी कि यह आ जाएगा -5।
आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड पे चलिए। एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 15 आना चाहिए। एक्स प्लस टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 15 आना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 पुट करने पर रिमाइंडर 15 आना चाहिए। 2 इंटू में, मैंने ये कंसेप्ट भी बताया इक्वल टू क्यों रखते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर है एक्स प्लस टू, इंटू में क्यू प्लस रिमाइंडर इज 15। तो जब एक्स की वैल्यू -2 डालोगे, ये आपके पास में है पूरा एफ एक्स। जब भी यहाँ एक्स इक्वल टू -2 डालोगे तो यहाँ -2 पुट करो, यहाँ -2 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाता है, बस 15 बचता है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट, कोई बहुत भारी भरकम कंसेप्ट नहीं है। यस, तो 2 इंटू में -2 का क्यूब प्लस ए इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू में -2 और प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 15 के। आप सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब यानी कि -8, -8 टू जा कितना आ जाएगा -16, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा तो 4a आ जाएगा, माइनस का 2b आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, 3 को इधर ले जाओ तो इधर बचेगा 12। आप देखेंगे तो 4a - 2b इक्वल टू आ जाएगा 28 के, प्लस का हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a - b इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा -5 के। आपने सॉल्व करा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2a प्लस ए ऐड करने पर 3a, ऐड करने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो 14 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 9। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल दो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 प्लस बी इक्वल टू -5 के, तो बी इक्वल टू आ जाएगा -8। ए और बी की वैल्यू आ गई 3, -8, 3, -8 यानी कि ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है भाई, एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन टेक्स हाफ द टाइम रोइंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन द अप स्ट्रीम। स्टेटमेंट फर्स्ट में रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ boat in still water to the speed of a water current is 2:1. Speed of the boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ द वाटर इज करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ये बताना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्पीड ऑफ द, जो ये कह रहा है कि अ मैन टेक्स हाफ द डिस्टेंस, हाफ द टाइम, आधा टाइम लेता है एक सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम की बजाय अप स्ट्रीम जाने में। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं रेशो से, डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस सेम, तो टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के, यानी कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आधा टाइम लेता है, तो ये टाइम का रेशो है। स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा 1:2। ये स्पीड जो है, ये स्पीड किसकी है, यानी कि बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, ये बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। हम जब अगेंस्ट ऑफ अ रिवर चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, फेवर ऑफ अ रिवर चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यानी ये जो वैल्यू है ये बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है, ये बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है। तो बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3:3 आएगा, ये 1/2 आएगा, तो 3:1 में आएगा हमारा, 3:1। बी रेशो डब्ल्यू जो आएगा वो 3:1 आ गया हमारे पास में, बस गेम ओवर। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मान लो डी, डी जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो इसकी स्पीड, ये टाइम ऑफ अ डाउन स्ट्रीम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू होता है टाइम के। और डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है डी, वो जा रहा है अप स्ट्रीम में तो बी माइनस डब्ल्यू स्पीड है। ये इसका हाफ टाइम ले रहा है, ये इससे डबल टाइम ले रहा है, यानी डी से डी कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2b प्लस 2w इक्वल टू आ जाएगा b माइनस डब्ल्यू के, 3w इक्वल टू आ जाएगा b के। कुछ इस तरीके से ये वैल्यू बन जाएगी। ट्वाइस द आएगा, 2 इधर आएगा, हमने गलत मल्टीप्लाई कर दी, ट्वाइस द डाउन स्ट्रीम आएगा। अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो ट्वाइस द डाउन स्ट्रीम है। आप सॉल्व करेंगे तो 2b माइनस 2w इक्वल टू आ जाएगा b प्लस डब्ल्यू के। आप सॉल्व करेंगे b इक्वल टू आ जाएगा 3w के, और b रेशो w कितना आ जाएगा, तो b रेशो w आ जाएगा हमारे पास में, b रेशो w इज 3:1। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3:1, यानी कि पहला क्या आ जाएगा, पहला तो फॉल्स हो जाएगा, गलत है। दूसरा सही है, हाँ 6 किलोमीटर पर आवर और ये 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का जो रेशो है वो कितना आएगा 6 और 2, यानी कि 3:1। हाँ ये सही है, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो यानी कि फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू।
यस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड डी can solve a problem independently are 1/3, 1/3 and 1/4 respectively. The probability that only two of them are able to solve the problem is, यानी कि इसे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कोई भी दो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ओनली टू ऑफ देम आर, दो लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी ये हमें बताना है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर ओनली टू, मतलब कुछ इस तरीके से मैं यहाँ लिखना चाहूँ। वेट वेट वेट, मैं यहाँ वैसे लिख दूँ, फॉर ओनली टू, फॉर ओनली टू ऑफ देम पीपल, ऑफ देम, टू पर्सन या कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है, फॉर ओनली टू ऑफ देम सॉल्व द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। वो क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बट नॉट डी, बट नॉट डी, probability of A and D but not B, probability of B and D not but not A, but not A, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ बात करूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इनटू में नॉट प्रोबेबिलिटी डी, डी की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, बट नॉट इन डी, की प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गई। यस, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा 1/3, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4, सेम केस, प्लस सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर वही चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, मल्टीप्लाई में चलेंगे, और इनटू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेम केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, 1/4 इंटू में 1 माइनस 1/3, सेम केस ऑफ अगला वाला, मैं अब सेम ओपन कर देता हूँ, 1/3, 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस 1/, सेम ऐसे ही ओपन हो जाएंगे जैसे ये दोनों हुए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, यानी 1/9, इंटू में आप सॉल्व करेंगे तो 3/4, आप सॉल्व करेंगे 1/12, 4 3 जा 12, इंटू में ये आ जाएगा 2/3, प्लस 1/12 इंटू में 2/3, आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 जा आ जाएगा, ये 12 से कट जाएगा आई थिंक 6 टाइम, ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम, ये आ जाएगा 1/12, 1/18, 1/18, आप सॉल्व करेंगे तो 36 इज एलसीएम, 12 3 जा 18 2 जा 18 2 जा 3 to 5, 5 to 7, 7/36, ये प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट x² + 3x + 1 = x - 2 का स्क्वायर इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं, क्योंकि यहाँ भी पावर 2 आएगी, यहाँ भी x की पावर 2 आएगी, कोफिशिएंट इज 1, कोफिशिएंट इज 1, x² से x² कट जाएगा, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सर नहीं, सॉल्व करके बताओ। देखो भैया, x² प्लस का 3x + 1 और इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, a² प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस 2ab, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 ऑफ x के। आप देखेंगे x² से x² कट जाएगा, ये 7x = आ जाएगा 3 के। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये तो यार एक सॉल्व करके वैल्यू ही आ गई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2, तो ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए। रियल एंड इक्वल कब होंगे, तो आपको पता होगा b² - 4ac लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। b² - 4ac = 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अभी देखेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें तो रूट्स आर रियल चाहिए, तो इक्वल टू 0 के होना चाहिए, इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के। यस, तो इसका मतलब ए कितना है यहाँ पर 1, ए कितना है 1,
बी कितना है, बी इज द 2√3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कितना है हमारे पास में 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में 1। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू कितने का आ जाएगा 0। ये 0 के है तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही, ट्रू। ये स्टेटमेंट है ट्रू, ये इक्वल टू 0, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब of the side is 5 centimeter are joined hand to hand, then the total surface area of the resultant cube क्या होगा, क्यूबॉइड क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। तो ये क्यूब है, ये क्यूब है। क्यूब वो होता है जिसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं ऑल साइड्स। ये कुछ इस टाइप में क्यूब होता है। वेट, ये क्यूब होगा हमारे पास में, थोड़ा तिरछा बना है लेकिन ये क्यूब होगा। अच्छा, क्यूब को दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया तो मतलब ये क्यूब भी सेम ही बनेगा हमारे पास में, यानी कि ये क्यूबॉइड था, ये क्यूबॉइड बन जाएगा एक तरीके से हम यहाँ बात करें। ये क्यूब आ जाएगा कुछ इस तरीके से, फिर ये ज्वाइंट कर लेंगे, ये ज्वाइंट कर लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, बस ये बन गया क्यूबॉइड। एक चीज़ तो कंफर्म है कि यार ये 5 था, एक और दूसरा ये 5 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 10। क्या क्यूबॉइड का कभी भी कोई चीज़ हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल भी हाइट तो नहीं बढ़ेगी। एक चीज़ बताओ, इन दोनों चीज़ों को मैं पैरेलली ऐसे जोड़ दूँ तो हाइट सेम रहेगी, ब्रेथ भी सेम रहेगी, चौड़ाई सेम, दोनों सेम चीज़ को जब भी मैं ऐड करूँगा तो ऑब्वियसली बात है उनकी लेंथ क्या है, लेंथ 10 हो जाएगी। ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, चौड़ाई तो अभी भी उतनी है क्यूब की, भाई क्यूब की चौड़ाई इतनी है तो बस वो लंबे लंबे हो गए, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगी 5। और हाइट कितनी है, हाइट अभी भी 5 ही रहेगी। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है क्यूबॉइड का। तो टू इंटू में एल बी यानी कि 50, बी एच यानी कि 25, एल एच यानी कि 50, यानी कि 2 इंटू में कितना आ जाएगा 125, यानी कितने का आ जाएगा 250। आसान क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 होनी चाहिए और इवन होनी चाहिए। क्या वो 45050 के बराबर होनी चाहिए। रीजन क्या है उसका, असर्शन हमें पता है, रीजन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इतना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला है ये, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एक बात तो कन्फर्म है, ये तो सम का फॉर्मूला होता है ए पी का, यस सर, तो ये तो ट्रू है, ये बात तो कन्फर्म है। रीजन तो ट्रू है क्योंकि ये तो सम का फॉर्मूला है, तो सम का फॉर्मूला लगा के क्या 45050 आ रहा है, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट आप काउंट करेंगे तो फर्स्ट 5 का डिविजिबल पहला नंबर होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये इसके डिविजिबल नंबर होंगे, लेकिन हमें चाहिए इवन, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से आएंगे 10, फिर अगला कौन सा आ जाएगा 20, फिर कौन सा आएगा 30, फिर कौन सा आ जाएगा 40, फिर 50, ये सब इवन वाले आएंगे, ऑड वाले नहीं आएंगे। तो मतलब 5 2 जा 3 जा 4 जा 5 का डिफरेंस है तो 15 और ये नहीं आएंगे। फर्स्ट 10, सेकेंड 20, थर्ड पे 3, फोर्थ टर्म पे 4, फिफ्थ टर्म पे 50, 10 टर्म पे 100, तो 100वीं टर्म पे कितना आ जाएगा, तो 100वीं टर्म जो होगी वो होगी इसकी 1000। सम, सम हमें चाहिए तो सम का फॉर्मूला हमें पता है, सम इक्वल टू कितने का आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इज 100 बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू में 1010, आप सॉल्व करेंगे 2 जीरो तो आ जाएगा, 5 5 जा 0, 5 5 जा, ये 5500 आना चाहिए, ये 45 ये है, ये तो गलत है, फॉल्स है, फॉल्स। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड इज 6 सेंटीमीटर। कोई एक सर्कल है जो स्क्वायर के अंदर है, पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना।
को टच कर रहा है ये सर्कल। इसकी रेडियस क्या होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर इसको ये यहाँ पर बात करें, ये रेडियस होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये भी रेडियस होती है आर, ये भी आर होती है, ऐसे भी काउंट करेंगे तब भी आर, क्योंकि ऑल साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये भी आर होता है। तो आपको बताओ आर क्या होता है, आर साइड का हाफ होता है, साइड का क्या होता है, हाफ, यानी कि 6/2, रेडियस जो होगी वो 3 होगी, रेडियस 3 है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल बताना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये तो फ्री के नंबर है यार, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई में आंसर देना है, तो पाई इंटू में आर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 9 पाई, ये तो फ्री के नंबर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द रेडियस ऑफ अ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 1:3, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कोई भी आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होगा 1/3 पाई r² h। तो दो कौन है हमारे पास, उनका वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 कितना होगा 1/3 पाई r², इसका r का रेशियो कितना दे रखा है, रेडियस इज 2, 2 का स्क्वायर इंटू में h1, वॉल्यूम 2 1/3 पाई, रेडियस इसने कितना दे रखा है 3 स्क्वायर इंटू में h2, इनका जो रेशो है वो कितना दे रखा है 1/3, ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसे स्क्वायर है ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4h1 में 9h2 इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के, वॉल्यूम का रेशो 1:3 है, ये हमें गिवन है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम कट जाएगा, h1 में h2 जो आएगा वो आ जाएगा 3/4 के, हाइट का रेशो कितना आ जाएगा 3:4, यानी कि ऑप्शन करेक्ट। एक बार इसको दोबारा देखो यार, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल सॉल्यूशन दिए, कहाँ से क्या क्या वैल्यू बनती है, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और मतलब नेक्स्ट आपको कौन सा पेपर का एनालिसिस चाहिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ठीक है ना, और वीडियो पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, मतलब वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि बहुत स्पेशली आपको हेल्प मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि आपकी जर्नी में बहुत अच्छा ये हेल्पफुल है, तो फिर जाके इसको शेयर करें, तो इसीलिए चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें। चलो फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और यूं ही पढ़ते रहो, एक दिन मंजिल आपके हाथ में हो। बाय बाय।